ठीक है। सरफेस टेंशन भी बेसिकली इलास्टिसिटी ही है, ये भी बेसिकली इलास्टिसिटी ही है। जैसे आप किसी वायर का, किसी तार का, किसी रॉड का को जब आप फैलाते हैं तो इसकी जो स्ट्रेच होने की क्षमता है उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को। और कोई चादर है ऐसी, कोई शीट है, उस शीट को मैं पकड़ के खींचूं ऐसे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब मैं तो क्या खींचूंगा, हो सकता है कुछ और हो रहा हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब चादर को खींचने जैसा है, सरफेस है, सरफेस को खींचने से जो तनाव पैदा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। आप यहाँ रॉड को खींच रहे थे, यहाँ किसको खींच रहे हैं, सरफेस को। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड था, लेकिन यहाँ पे हम ये बजाय जो है, जब दरवाजा बंद कर दो यार, ठीक है, और ये खिड़की एक होगी पर्दे के पीछे, उसको भी बंद करो, ठीक है। यहाँ हम बजाय प्लेट के, बजाय किसी रॉड के, ठीक है, रॉड के हम किसी प्लेट को खींचे, या फिर किसी थिन फिल्म को, ठीक है, किसी थिन फिल्म को हम स्ट्रेच करें, या ऐसा हो सकता है। शुरुआत इस चैप्टर की यहाँ से होनी चाहिए। कोई आप वेसल ले लीजिए, उसमें आप एक लिक्विड ले लीजिए, अगर वो एक लिक्विड आप यहाँ पे लीजिए, एक पॉइंट, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लीजिए और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा चारों ओर से मॉलिक्यूल्स का, ऐसे लाइक दिस, और यहाँ पे होगा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर, ऐसा होगा। केस ए में पहली बात, सरफेस क्या होता है, सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है। शुरुआती किसी भी इंटरफेस का शुरुआती 5-6 मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज कॉल्ड सरफेस, ठीक है। तो 10 to 11 या 10 to 11 मॉलिक्यूलर लेवल्स, शुरुआती 5-6-10 जो लेयर्स होंगी, जो मॉलिक्यूलर्स के लेवल्स होंगे, उन्हें हम सरफेस बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 है और मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है। इस पे नेट फोर्स 0 है, दोनों पे, ठीक ना भाई। वो मॉलिक्यूल भी वहीं रुका रहेगा, ये भी यहीं रुका रहेगा, ठीक है। और भी फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन नेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, लिक्विड के द्वारा फोर्सेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिक्विड, इस पे चारों ओर से बराबर यूनिफॉर्म लग रहा है, चारों के सारी दिशाओं से। यहाँ पार्टिकल है तो स्फीयर जैसा बनेगा, नहीं, ये तो हम प्लेन पे बना रहे हैं, 3D में हो रहा होगा, नहीं है, चारों सभी दिशाओं से लग रहे होंगे, ठीक है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इसकी टेंडेंसी भीतर जाने की। पानी उसे किधर खींच रहा है, नेट भीतर खींच रहा है। तो आप क्या बोलिएगा, एनर्जी नेट फोर्स किस पे है, 1 पे। कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी 2 वाले की वो ज्यादा है स्टेबिलिटी 1 वाले। और जहां भी थंब रूल है केमिस्ट्री का कि जहां भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां एनर्जी क्या होती है, कम होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है। U2 इज लेस देन क्या, U1, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम है 2 वाले की, ठीक है। तो पहली तो बात ये कि सरफेस की डेफिनेशन, दूसरी बात ये स्ट्रेच होने की क्षमता किसी सरफेस की, तीसरी बात, लेकिन हम किसी प्लेट को नहीं पढ़ते, हम किसी थिन फिल्म को पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, ठीक है, अब वहां क्या हो रहा होगा ये सोचना पड़ेगा। चलिए फिलहाल मैं अभी कंसंट्रेट करता हूँ एक जगह पे, ठीक है। ऐसा हुआ, एक वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम्स है कुछ, जैसे एक वायर फ्रेम ऐसा है पाई टाइप का, और एक वायर फ्रेम ऐसा है वी टाइप का, ठीक है। 2 वायर फ्रेम्स है। यहां पे मैं एक निडिल लेकर के आ जाता हूं, ये निडिल है, यहां भी एक निडिल लेकर के आ जाता हूं, ठीक है। इसकी लंबाई निडिल की L है, जो इसके बीच में है। और यहाँ पे एक में, जैसे कैसे बनाएंगे इसको,
तो जैसे मान लीजिए कि इसको साबुन झाग में डाल दिए और फिर निडल को बिल्कुल यहाँ ले आए, तो दोनों के बीच में मटेरियल होगा, मैं निडल को खींचता चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आखिरकार क्या तन जाएगी, एक थिन फिल्म तन जाएगी। ये क्या है, फिल्म है, थिन फिल्म है, ये यहाँ पे तन जाएगी। तो इसमें जैसे थिन फिल्म भी है तो एक लेयर है ना, ये जैसे ये थिन फिल्म है पानी की, जैसे ये ऐसा हुआ कि एक फ्रेम जो है यहाँ पे, आप यहाँ पे एक बना दिए ऐसे खींच करके, ये जो लेयर है, लेयर में इधर साइड पे ये वायर है और इधर साइड क्या है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, और ये क्या है, नीडल है, बीच में ये फिल्म है, इधर वायर है, इधर नीडल है, इधर एयर का कांटेक्ट है, इधर एयर का कांटेक्ट है। आप समझे इतना हो रहा है। तो हम जरा नीडल को देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नीडल है हमारी, ऐसे नीडल है, इस नीडल पे इधर भी जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स इस साइड है, वो भी खींच रहे हैं नीडल को, ऐसे है ना, ये ऐसा है, ये ऑब्वियसली वो नीडल इतना मोटा नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये इधर के मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, इधर खींचेंगे, और जो इधर के मॉलिक्यूल्स में इधर कांटेक्ट इधर दोनों ओर से खींचा होगा कि नहीं, तो तुम ऐसे कहोगे, ठीक है। तुम कहोगे कि अगर मैं किसी भी सरफेस पर एक लाइन ले लेता हूं और इधर फोर्स लगाता हूं, यूनिट लेंथ का है, टी फोर्स इधर लगाता हूं, टी फोर्स इधर लगाता हूं, बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। यहां पे एफ फोर्स इधर लगाता हूं, एफ इधर लगाता हूं, बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। किधर जाएगी बॉडी, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे भीतर क्या होगा, क्या पैदा होगा, रेस्टोरिंग फोर्स। हर जगह रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो वही एफ के बराबर होगी। यहाँ यूनिट लेंथ का वायर है और टी इधर लग रहा है और टी इधर लग रहा है, नेट फोर्स कितना है, 0। यूनिट लेंथ के वायर पे नेट फोर्स नहीं, एक तरफ जितना फोर्स लगता है उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। यहां क्या बोलते थे, एक तरफ जितना लगता था डिफॉर्मिंग फोर्स, वही डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे टी और टी जो मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहे हैं, तो एक लंबाई, एक सीधी रेखा पे जितना फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक लंबाई पे मॉलिक्यूल्स टी खींच रहे होंगे, तो एल लंबाई पे कितना खींच रहे होंगे, बोलो, टी एल खींच रहे होंगे, होगा कि नहीं। और इसके पीछे भी है ना लेयर, जो ऐसे था, काफी था, ये जो है, ये तुम्हारा लिक्विड लेयर है और ये नीडल है, ठीक है, ये नीडल है। तो यहाँ पे इस नीडल के साथ, इस नीडल के साथ ये सरफेस कांटेक्ट में है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है ना, ये क्या करेंगे, खींचेंगे इसको इधर की तरफ भी, सिमिलरली इधर भी होगा, दोनों ओर से खींचेंगे। बनाना मुश्किल है वहाँ पे, 2D में 3D कैसे बना लीजिएगा, ठीक है। कि पीछे कैसे देख पाइएगा आप, तो कितना हो जाएगा, TL एक लंबाई पे T, L लंबाई पे TL, उसके पीछे भी खींच रहा होगा, और आप यहाँ पे क्या करें, अगर छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ पे फोर्स F लगा दीजिए, तो F कितना हो जाएगा बताइए, 2TL कितना हो जाएगा। तो नीडल वहां इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा,
ये डिस्टेंस x है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी आप एक फिल्म बना लीजिए बीच में, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई x tan थीटा, और ये कितनी x tan थीटा, टोटल लेंथ कितनी हो गई 2x tan थीटा। तो कितना फोर्स लगाएगा इधर से, ये कितने से खींचेगा बोलो, 2x tan थीटा, भाई x tan थीटा 2x tan थीटा इंटू टी, तो 2x tan थीटा इंटू क्या टी, ये ऐसा उधर से भी खींच रहा होगा 2 बार, ये बराबर क्या होना पड़ेगा, F क्यों होना पड़ेगा, क्यों, चलो L मान लो, तकलीफ हो रही तो खुश लो, इतना हो गया, इतना फोर्स लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम में है तो F इज 2TL, और यहाँ पे क्या चीज F इज इक्वल टू कितना 4TL tan थीटा, ऐसा हो गया है कि नहीं। अब क्या करता हूं कि इसी में ले आकर के इसी में स्प्रिंग जोड़ देता हूं, इसी नीडल से, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, यहां जोड़ देता हूं, नीडल है ऐसा है, ऐसा करके स्प्रिंग जोड़ देता हूं, फोर्स कांस्टेंट के है, ठीक है, और यहाँ पे ये लंबाई L है और ये एंगल थीटा है, सरफेस टेंशन T है, और यहाँ भी सरफेस टेंशन T है, और ये K है, लंबाई L है। अब सवाल ये है किस केस में बॉडी SHM करेगी, 1 में कि 2 में, स्प्रिंग लगी है दोनों में करेगी, ठीक है। लेकिन आप जब इसको इधर से इधर कर रहे हैं तो टेंशन, तो लंबाई बदल रही है क्या, जितनी थी तो वही रह गई, जितना फोर्स लग रहा हो तो वही रह गया, वो तो कांस्टेंट फोर्स हो गया। और टाइम पीरियड में कांस्टेंट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, होता है क्या, बता चुके हैं, SHM चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। टाइम पीरियड निकालने में SHM में कांस्टेंट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको डिस्प्लेस करिएगा इसके इक्विलिब्रियम, अच्छा ये बताइए स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी कि स्ट्रेच्ड होगी, स्ट्रेच्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहे हैं और स्प्रिंग उधर खींच रहा है, तो अपनी नेचुरल लेंथ से क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको मॉलिक्यूल्स ऐसे खींच रहे होंगे, तो स्प्रिंग किस अवस्था में होगी, नेचुरल की कंप्रेस्ड की स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड होगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसे इक्विलिब्रियम से इधर शिफ्ट कीजिएगा तो क्या होगा, क्या ये जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा था 2TL, क्या ये फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि लंबाई वही रह गई, है कि नहीं। तो केवल कौन फोर्स लग जाएगा, KX, अगर आप X इधर डिस्टर्ब करते हैं एक ही रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, वो कौन होगा, स्प्रिंग फोर्स, कितना होगा, KX होगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई रूट m/k, m किसका मास है, निडल का, ऐसा हो गया, ठीक है। तो दुनिया भर का देगा सरफेस टेंशन, लेंथ, ये वो स्प्रिंग का, लेकिन आंसर ये होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ जब यहाँ स्प्रिंग पहले से किस स्टेट में थी, कंप्रेस्ड की एक्सटेंडेड, ये ऐसे है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स खींचेंगे इधर की तरफ, ऐसे खींचेंगे, है कि नहीं, ऐसे खींचेंगे, और स्प्रिंग खींचेगा तब स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग तो एक्सटेंडेड होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको शिफ्ट और एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, x और लेता आता हूँ, तब बताओ ये दूरी x हो गई, ये x है तो ये भी x हो गई, और ये भी x हो गई, क्यों, तो ये थीटा है, ये कितना हो गया x tan थीटा, और ये भी कितना हो गया x tan थीटा। यहाँ से यहाँ ले जाने में कितनी x दूरी ले जाने में रॉड की लंबाई कितनी चेंज हो गई, 2x tan थीटा, है कि नहीं। आप समझिए बात को, जब आप यहाँ से यहाँ ले गए हैं तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच्ड हुई, कितना स्ट्रेच्ड हुई x, तो स्प्रिंग और खींचेगी कितने से, KX का फोर्स पैदा हो जाएगा। एक तो बात स्प्रिंग के कारण रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया ये। दूसरा कि जब ये यहाँ से यहाँ आया तो कितना फोर्स अब लगना बंद हो गया, पहले ज़्यादा लंबाई थी तो ज़्यादा फोर्स लगा करता था इधर की तरफ, अब कम फोर्स लग रहा है, कितना कम फोर्स लग रहा है, इसकी लंबाई x tan थीटा है, बोलो, तो 2x tan थीटा तो लंबाई हो गई ये वाली और ये वाली मिला के, ऊपर नीचे वाली, तो ऊपर नीचे वाली लंबाई मिला के x tan थीटा ये, x tan थीटा ये इधर से, और लेकिन ऐसा क्या है पीछे भी है, नहीं समझ रहे बात को, तो यहाँ लग रहा होगा t इंटू एक्स tan थीटा, और यहाँ लग रहा होगा t इंटू एक्स tan थीटा, और ऐसा ही पीछे भी लग रहा था तो 2 बार, है कि नहीं, दोनों मिला कितना हो गया 4t x tan थीटा। लेकिन एक बार सोचें क्या चीज,
हाँ, पहले इतना, जब ये यहाँ पे था तो इतना फोर्स इधर लगा करता था, जब आगे ले गए तो इतना फोर्स अब नहीं लग रहा है, यानी पीछे इतना ही लग जाएगा, इतना पीछे की ओर एब्सेंट हो गया है कि नहीं। तो कितना लग जाएगा पीछे की ओर एब्सेंट, 4t(x tan थीटा, ठीक है। तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, x इंटू के प्लस 4t tan थीटा, 4t tan थीटा। दिस फोर्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई मास इंटू इज इक्वल टू कितना, ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, बस ओमेगा स्क्वायर, और क्या, ये रूट आ गया, और ओमेगा क्या लिखते थे, 2π टाइम पीरियड, टी ही लिखेगा, पता है टी का क्यूबिक इक्वेशन बना लिए। टीपी कितना आ गया भैया, 2π कितना, रूट ऑफ m बाई कितना, x नहीं रहेगा ना, x बार हो जाएगा, हाँ कितना, k प्लस 4t tan थीटा। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये मामला है थिन फिल्म का, ठीक ना, थिन फिल्म की इलास्टिसिटी और उसका बॉडी से, जिस बॉडी से उसका जुड़ाव है, ठीक है, उस सरफेस पे क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि एक जो है एक सरफेस पे एक रिंग पड़ी हुई है, ठीक है, एक रिंग पड़ी हुई है, यहाँ पे सरफेस पे एक रिंग पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। मास इसका रिंग का m है, मास से नहीं मतलब है, इसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। जब मैं इसे रस्सी से ऊपर की तरफ खींचता हूँ, इस पर रस्सी से ऊपर की तरफ खींचता हूँ, तो क्या लग रहा होगा, चलो बॉडी का मास भी ले लो, बॉडी का वेट कितना हो गया बोलो, mg। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो साथ में जो लिक्विड उसके जुड़ा हुआ है वो भी ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये लिक्विड को खींचेगा, तो लिक्विड भी क्या करेगा, इसको खींचेगा। एक लंबाई पे कितना लिक्विड लगता है, टी फोर्स लगता है, तो इस भीतर वाले की लंबाई कितनी है, 2πr1, तो भीतर वाले पे कितना फोर्स लग रहा होगा बोलो, इस पे नेट ऐसे नीचे की तरफ बोलो, 2πr1 इंटू टी, एक लंबाई पे टी फोर्स लगता है, 2πr1 इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पे इसका r2 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2πr2, तो वहाँ कितना लग जाएगा बोलो, 2πr2 इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पे तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो F, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में बने रहना चाहिए तो F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2πr1 2πt इंटू कितना, r1 प्लस r2 प्लस कितना mg। कोई तकलीफ, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि, अब बहुत मज़ेदार की बात है, अब समझिएगा थोड़ा, हुआ ये कि उसके पहले मैं एक दो बात आपको, कोई इंसेक्ट है, कोई मॉस्किटो है, एक मच्छर है, वो जो है किसी, आप देखे होंगे नालियों में, देखने की ज़रूरत नहीं है, घरों में गिलास के पानी में भी बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के हैं और हम तो बहुत स्लम एरिया से दूर रहते हैं, ठीक है। एक मच्छर है और पानी पे है ऐसा, ठीक है, एक मच्छर है और वो, एक मच्छर है वो पानी पे ऐसे बैठा, मतलब क्या क्या बोलिएगा, पानी पर बैठा है, क्या बोलिएगा, लेटा है, उससे बैठा लेटा से नहीं मतलब, आप क्या बोलिएगा, क्या है, क्या बोलिएगा, हाँ बोलो बोलो, तैर रहा है, हाँ तैरना मतलब स्विमिंग, हाँ हाँ बोलो, सही शब्द का आप प्रयोग कीजिए। मच्छर क्या करता है, फ्लोट करना, फ्लोटिंग, बह रहा है, मतलब अगर गिलास में आके बैठ गया तो बह रहा है, यार पानी बहता है यार, पानी पर बह रहा है, ये सब भाषाई दरिद्रता है, ठीक है। बताओ क्या कर रहा है मच्छर, मच्छर पानी पर है, नहीं है, उस पर है, बस खत्म काम। जैसे तुम मेज पे खड़े हो जाते हो तो तुम मेज पर हो, ठीक है, अब खड़े हो, सोए हो, बैठे हो, शीर्षासन किए हो, जो किए हो, लेकिन तुम टेबल पे हो, ऐसे ही मच्छर पानी पे है। अब या तो स्विमिंग कर रहा है,
या तो फ्लोट कर रहा है या तो फ्लो कर रहा है, जैसा कि बता रहे बह रहा है। क्या कर रहा है वो? इट इज नॉट फ्लोटिंग, इट इज नॉट फ्लोटिंग। फ्लोट शब्द हम कब यूज करते हैं, मैं शब्दों का थोड़ा आपको बताऊं। फ्लोट शब्द हम तब यूज करते हैं जब कोई बॉडी कुछ पार्शियली डूबी है, या जितना भी है, या पूरा जैसा भी डूबी है, इसका वेट और बायंट फोर्स, वेट इज बैलेंस्ड बाय बायंट फोर्स, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड फ्लोटिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्विमिंग, वो तो अलग बात छोड़ दीजिए। मच्छर स्विम करेगा तो पंख उसके भीग जाएंगे, स्विम वो नहीं कर सकता। या क्या पता, इट डिपेंड्स कि मच्छर के अंदर कितना प्रेरणा है और कितना ताकत है। ठीक है, होता क्या है, क्या मच्छर पे बायंट फोर्स लगता है? फोर्स, बायंट फोर्स ऑन मॉस्किटो, बताइए कितना होगा? इट विल बी जीरो। ये जीरो होता है, उस पर बायंट फोर्स नहीं लगता। वजह यह है कि वो ऐसा नहीं कि मच्छर पानी पे है तो कुछ पार्ट उसका पानी के अंदर डूबा हुआ है ना, उसका कोई भी पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है। बात आप मेरी समझे? ये ऐसा ही है क्योंकि ये इतना भारी नहीं मच्छर की उस सरफेस को तोड़ सके। मेरी आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, इतना भारी नहीं कि उस सरफेस को तोड़ सके। ठीक है, तो वो भीतर नहीं जा पाएगा। क्या होगा, जैसे कोई चादर है, जैसे कोई शीट है, शीट ऐसे पड़ी हुई है बिल्कुल प्लेन, मासलेस मान लीजिए इसको फिलहाल, आप ऐसे आप बांधे हुए हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर एक बॉल डाल दिया। बॉल डालने से क्या हुआ, क्या हुआ, ये पूरा चीज नीचे आ गई। ये चादर कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा बोलो। ठीक है, कैसे रुका हुआ है वो? ऐसे रुका हुआ है। इधर का चादर का टेंशन T, इधर का चादर का टेंशन T, इसका वेट mg है कि नहीं? तो T और T ऐसे, T और T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा? वेट को। तो ठीक है, आप लिखेंगे 2 टाइम्स T का वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू mg, ऐसा लिख देंगे आप। एग्जैक्टली वही घटना मच्छर के साथ हो रही है। वो कुछ सरफेस को ऐसा बना देगा लाइक दिस, वहां पे थोड़ा सा डिप हो जाएगा, लाइक दिस, डिप मतलब लाइक दिस, ऐसे उतना नहीं होगा, मतलब दिखाने के लिए हम सिर्फ बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस जगह बना कि ताकि सोच सके, ऐसा भी नहीं है। मच्छर को अगर मैं एक पार्टिकल मानूं यहाँ पे, तो T इधर, इसका वेट इधर, और वो बैलेंस हो गया। वो सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर बैलेंस्ड है, वो फ्लोट नहीं कर रहा है, बायंट फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, कुछ पार्ट उसका पानी में डूबा हो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई पार्ट पानी में नहीं डूबा है। हो सकता है मैं मच्छर की जगह नीडल लेता हूँ, सुई लेता हूँ एक, ठीक है, चादर है, ये है, स्पेयर लेता हूँ, एक नीडल लेता हूँ। ठीक है, करिए, बताते हैं।
एक्सपेरिमेंट पढ़े होगे बचपन में कि, या अभी भी पढ़ोगे तो पढ़ ही लोगे, कि एक वेसल है, बाल्टी है, बाल्टी में पानी है और उसके ऊपर एक कागज़ रखो, कागज़ के ऊपर क्या रखो, एक नीडल रखो, धीमे धीमे कागज़ तो भीग के डूब जाएगा, लेकिन किताबों में ऐसा लिखा है कि सुई नहीं डूबती, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। कई बार मैं किया हूँ और सुई डूब गई है। ठीक है, चलिए खैर मान लिया जाता है कि सुई नहीं डूबती है। ठीक है, क्या होगा, जैसे मच्छर तो एक पॉइंट था, बॉल था, छोटा बॉल, दब गया, स्ट्रेच हो गया सरफेस, है कि नहीं, स्ट्रेच हो गया ऐसे, और उस स्ट्रेचिंग का टी और टी का वर्टिकल कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस कर दिया, है कि नहीं। नीडल भी भीगती नहीं, वो भी सरफेस को तोड़ नहीं पाती, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे रखिएगा, ये पेपर है और ये नीडल है। तो किताबें ऐसा कहती हैं, ठीक है भाई, ये पेपर तो आ गया नीचे और ये नीडल जो है ये थोड़ा ऐसा समझो बात को, मतलब थोड़ा इतना तो नहीं, थोड़ा सा सरफेस, ऐसा सरफेस था, सरफेस थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा, इतना भी नहीं हुआ होगा, तुम्हें दिखने के लिए उतना बना रहे हैं। मतलब नीडल ये है, नीडल को यहाँ रखे तो नीडल ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, पानी में दब गई, मतलब नीचे चली गई, सरफेस स्ट्रेच हो गया आपका। सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा, बढ़ गया एरिया, तो दब गया यार, ये लंबाई ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा हो गया, खैर उससे मतलब नहीं है। ये नीडल है, नीडल जो है वो ऐसी है पानी में, ठीक है, ऐसे लाइक दिस, कुछ ऐसे है मान लीजिए, ये ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये ऐसा है और यहाँ पे पानी में है, ये प्लेन पेपर, प्लेन आपने ऐसा रखा है, वाटर का सरफेस ऐसा था, ये क्या हुआ, दब गया, डिप्रेस हो गया नीचे, पानी के मॉलिक्यूल्स इधर भी है और पानी के मॉलिक्यूल्स इधर भी है, ये तो दब गया, पानी थोड़ा ऊपर आ गया होगा, मतलब डूब नहीं गया होगा, हल्का सा लेवल से ऊपर आ गया। ये चीज़ जैसे इधर खींचेगा, इधर कितना खींचेगा, इधर खींचेगा, T/L लेंथ पे इधर लगेगा और T/L लेंथ पे इधर लगेगा, है कि नहीं, ऐसा होगा। तो क्या करेंगे अब, तो इसमें बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, पॉइंट बनाएगा ना नीडल को, तो ऐसे है तो उसका साइड व्यू लीजिएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको, रॉड दिखाई पड़ेगी, ऐसे देखिएगा तो क्या दिखाई पड़ेगी, इसका टॉप, इसका ऐसे पेन है, ऐसे देखिएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा, ऐसे देखिएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वाली लेंथ दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगा आपको, पॉइंट चीज दिखाई पड़ेगी। तो इसका वेट हो गया W, ठीक है, और इधर कितना फोर्स लग जाएगा, T/L, इधर कितना लग जाएगा, T/L, और ये वर्टिकल से थीटा और थीटा पे है, ठीक है, TL cos थीटा, TL cos थीटा क्या हो जाएगा, 2TL cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, W हो गया, और W/L तो कितना आ गया, cos थीटा कितना आ जाएगा, W/2TL, बोलो, और W/L वेट पर यूनिट लेंथ, इट इज वेट पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, अगर गिवन है तो लैम्डा इज λ/2t, इट इज लैम्डा, अगर ये गिवन है तो, मास पर यूनिट लेंथ नहीं, लीनियर मास डेंसिटी नहीं, लीनियर वेट डेंसिटी, जी भी उसी में इंक्लूडेड हो गया, ठीक है, तो λ/2t cos थीटा इतना आ जाएगा, ये तो बात समझ में आई। तो ये तो नीडल को लेकर के, नीडल ऑन वाटर सरफेस, फ्लो कर रही है कि तैर रही है, कुछ नहीं कर रही है, वहां पे इक्विलिब्रियम में बस है वो, ठीक है, फ्लोट शब्द हम तब यूज करते हैं, समझ गए हो तुम, ठीक है। मान लो एक स्फीयर है ऐसा और ऐसे में है, आधा वो डूबा हुआ है पानी में, ऐसे आधा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, और इसका वेट W तो नीचे लगेगा ही लगेगा, बाइंड फोर्स तो ऊपर लगेगा ही लगेगा। अब पानी का सतह कैसा हो गया होगा यार, अब तो समझो जैसे मच्छर नीचे जाता था, दबता था तो सतह नीचे फैल जाती थी, तो पानी थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा, नहीं लाइक दिस, ऐसा यहाँ पे नहीं हो गया होगा ऐसा, बोलो, अरे भाई सरफेस थोड़ा नीचे नहीं दबा होगा, ऐसा हुआ होगा ना, ऐसे जैसे चादर पे आप ऐसा सरफेस था, उस पर नीडल रखते थे तो सरफेस ऐसे से ऐसा हो जाता था, तो वही सरफेस ऐसा होगा, अगर नीचे, अगर ये कम हल्का होता तब ये सरफेस ऐसे होकर चला जाता,
भारी है, बाइंड फोर्स तो लगना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब सरफेस टेंशन तो लीनियर चीज है, लीनियर जो हमारा एक अजम्पशन है कि जहां जहां कांटेक्ट है लिक्विड का सरफेस के साथ, वाटर सॉलिड के साथ, वहां लगता है। तो यहाँ पे मान लो आधा डूबा है, ठीक ठीक आधा डूबा है, अगर ऐसा है ये, तो कितने एरिया, अब ये स्फीयर है, कोई स्फीयर ऐसे है, ठीक है, आधा पानी में डूबा हुआ है, वेट तो पूरा लगा उसका, बाइंड फोर्स लगेगा नीचे से, और साथ में जितना पानी कांटेक्ट में है, कितने लेंथ में कांटेक्ट में है, कितने में, 2 पाई आर में, कितने में कांटेक्ट में है, ठीक है। तो 2 पाई आर लेंथ में कांटेक्ट में है, और ऊपर की तरफ तो उस कुछ ऐसे लगेगा फोर्स, उसका एक कंपोनेंट लगेगा ऊपर, ठीक है। तो ये जो सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा, उसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लगेगा F1। तो हम क्या लिखेंगे, W भी नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू कितना, बाइंड फोर्स भी और सरफेस टेंशन, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे खींच रहे थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा, वर्टिकली मिलेगा आपको। तो F1 प्लस W, F1 किसके कारण था, ड्यू टू क्या, सरफेस टेंशन, ठीक बात है। तो सरफेस पे या तो मॉस्किटो बैठे, या नीडल हो, या स्फीयर हो, बाइंड फोर्स एक्ट करे ना करे, डूबा हो पानी में ना डूबा हो, है कि नहीं, तो सरफेस टेंशन तो लगेगा ही वहां पे जहां पे फ्लूइड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट है, वहां पे सरफेस टेंशन लगेगा, और T × L फोर्स लगेगा उस पर। कोई तकलीफ, अब तुम समझो इस बात को, छोड़ो, ये तो फीलिंग की बात थी, थोड़ा बहुत फीलिंग आई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, ठीक है। क्या क्या होगा कि जैसे एक स्प्रिंग है ऐसे, ये अपने नेचुरल लेंथ से x1 एक्सटेंडेड है, और तुमने क्या किया, इसे नेचुरल लेंथ से x2 एक्सटेंडेड कर दिया, x1 से x2 लेके चले गए, है ना, ऐसा कर दिए तुम। तो कितना वर्क करना पड़ा बोलो, F फोर्स लगाए थे, F1 F2, ठीक है, या तुम ऐसा पहले से था, तुम F फोर्स लगाए और लेके चले गए, तो कितना करना पड़ेगा, F तो यहाँ खैर वेरिएबल होगा, F इंटू कितना, F डेल्टा एक्स नहीं लिखोगे यहाँ पे, वेरिएबल फोर्स हो गया, ठीक ना। तो तुम बोलोगे कि वर्क डन होगा कितना, इसकी फाइनल एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। आखिरकार स्प्रिंग में एनर्जी कहाँ से आई है, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वहां से आई है कि नहीं। तो कितना वर्क किया है, हाफ के x2 स्क्वायर बाद का, हमेशा x1 x2 नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं एनर्जी निकालते वक्त, और इक्विलिब्रियम में कहाँ से मेजर करते हैं, इक्विलिब्रियम से, नए इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ तो फोर्स वेरिएबल होंगे, क्योंकि जो आगे खींचोगे स्प्रिंग भी खींचना शुरू करेगी, ठीक है, या कोई फोर्स लगा के तुम आगे ले जाओगे। फोर्स के बारे में हम इंटरेस्टेड नहीं थे, केवल ये जान रहे थे कि एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो वर्क डन हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ कि ऐसा हुआ कि एक फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम में मैंने एक थिन फिल्म बना दी, फिल्म बन गई, और फोर्स F लग रहा है, ठीक है, 2TL फोर्स इधर से लग रहा होगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, यहाँ आप स्लोली भी कर सकते हैं, स्लोली भी करिएगा तो फोर्स वेरिएबल ही होगा। यहाँ मैं एक फोर्स लगाता हूँ, और लगा करके, ठीक है, लगा करके इसे यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ, डेल्टा एक्स ले आता हूँ, ये लंबाई L है, ठीक ना। तो कितना बढ़ गया इसका, ये कितना बढ़ गया एरिया, L इंटू डेल्टा एक्स। तो L डेल्टा एक्स एरिया इधर से बढ़ा, उतना ही पीछे से भी बढ़ा एरिया, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया बोलो, 2L डेल्टा एक्स, ये इतना हो गया। तो फोर्स कितना लगेगा बोलो, स्लोली, इट इज मूव्ड स्लोली, स्लोली मतलब धीमे धीमे इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल नेट फोर्स 0 होगा उस पर, ठीक है। तो कितना करिएगा बताइए, वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन बाई फोर्स कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो जरा, F इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट हो, यहाँ तो लेंथ बदल नहीं रहा है, लेंथ तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चेंज इन एरिया इतना हो गया, ठीक है, वर्क डन बाई फोर्स। और फोर्स की वैल्यू कितनी थी बोलो, 2TL इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन 2L डेल्टा एक्स क्या था, एरिया था, तो क्या आ गया
टी डेल्टा ए, यही क्या आ गया, वर्क डन बाई फोर्स आ गया। और जो वर्क डन है ये इतना हुआ टी इंटू डेल्टा ए, वर्क डन इज टी डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन को दोस्त तुम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सरफेस टेंशन को तुम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक तो जो उसकी रस्मी परिभाषा है, परंपरागत जो डेफिनेशन है, पढ़ते हैं ना कि ये क्या बताए कि वही वाला डेफिनेशन कि यहाँ डब्बा रखो, यहाँ एक रखो, यहाँ एक रखो, ऐसा करके ये इक्विलिब्रियम में ऐसा ऐसा वो खींचता उसको, खत्म। दूसरा जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज होगा वो क्या होगा कि फोर्स वाले तरीके से, और दूसरा क्या चीज, एनर्जी वाले तरीके से या वर्क वाले तरीके से। तुम फोर्स वाले तरीके से क्या करते हो कि सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन लो, सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ले लो, मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, उस पर एक इमेजिनरी लाइन ले लो, उस पर जो दोनों ओर से फोर्स टी लग रहा होगा ऐसे, तो यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स एक तरफ से है कि नहीं, यूनिट लेंथ पर एक तरफ से लगने वाला फोर्स, क्या ये क्या होता है, सरफेस टेंशन होगा। ये तो फोर्स की डेफिनेशन हो गई। और वर्क से क्या पढ़ते हो, तो यहाँ से F कितना हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई L है और फोर्स F लग रहा है तो फोर्स बाई L यूनिट लेंथ पे। वर्क में क्या पढ़ते हो, W इज टी डेल्टा एस एरिया, तो टी क्या हो गया यहाँ से W बाई डेल्टा एस। यूनिट एरिया को बनाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही सरफेस टेंशन है। यूनिट लेंथ पे एक तरफ से जितना फोर्स लगे दैट इज सरफेस टेंशन। यूनिट एरिया के निर्माण में जितना काम, जितना वर्क लगे दैट इज कॉल्ड सरफेस। उसको क्रिएट करने में, उसको कॉन्फ़िगरेट करने में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, सरफेस टेंशन। तो वर्क नीडेड टू कॉन्फ़िगरेट, ठीक है, यूनिट एरिया, ठीक है, दोनों का काम पड़ता है, ठीक है। ये तो बात है। और यहां से चलिए अब एक बात समझिए, देखिए, ठीक है, तीन बातें हैं। मैंने कहा कि एक सोप बबल है, सोप बबल इन एयर, ठीक है, वाटर ड्रॉप इन एयर, वाटर ड्रॉप इन एयर, और क्या हो सकता है, एयर ड्रॉप इन वाटर, एयर ड्रॉप, एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर, ऐसा है ना। सोप बबल इन एयर क्या हो जाएगा, ऐसी चीज है, सोप बबल ऐसी चीज है, ये ऐसा थोड़ा सा थिन होगा, बीच में क्या भरा होगा, एरियल साबुन, बात समझे। ये सोप बबल स्क्वीज्ड है बैटर, वो भीतर भी हवा बाहर भी हवा है, ठीक है। वाटर ड्रॉप इन एयर, ये ड्रॉप है ऐसा है, और बाहर क्या है, एयर है। इसमें नीडल से छेद कर दोगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा, क्या होगा। ये एक बड़े मजे की बात है कि वाटर के साथ तो बड़ा गफलत है। शेप ऑफ वाटर उसको बदनाम किए हुए हैं कि जैसा बर्तन होता वैसा हो जाता है। शेप ऑफ वाटर, भैया ऐसे बर्तन में रखे, ऐसे में रखे, तुम गिलास में रख दो, ठीक है, ठीक है, ऐसा रख दो, तुम कप में रख दो, है कि नहीं, कैसे में भी रख दो यार। तो पानी का शेप जैसा है, जैसा बर्तन है वैसा शेप बनाने, बात गलत है। ये सिर्फ जो है, तो किसी चीज़ का शेप अगर जानना है तो आप उसे, उसका अपना शेप क्या है बगैर किसी इफेक्ट के, है कि नहीं, बगैर किसी इफेक्ट के उसका अपना शेप क्या है। तो आप क्या बोलते हैं कि जहाँ पे ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी फ्री जोन में क्या करना कि जब रखोगे तो पानी कैसा हो जाएगा, वो स्फेरिकल हो जाता है, स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल है। ऐसा नहीं है कि उसका वही शेप हो जाए, क्योंकि सरफेस टेंशन, जो पार्टिकल सरफेस पे है उस सब की टेंडेंसी किधर जाने की है दोस्त, बताओ, अंदर की तरफ जाने को, सब ओर से खींचा जा रहा है उसको, इधर भी, तो नेट इधर मिल जा रहा है।
इसलिए पानी का जो अपना शेप होता है वो कैसा होता है लिक्विड का, सर्कुलर। गोबर हो गया एकदम से, सर्कुलर स्फेरिकल। कक्षा अब तो यूकेजी में पढ़ा रहे हैं सब यार, सर्कुलर और स्फीयर, मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम सोप बबल इन एयर, बीच में साबुन भरा हुआ है, मटेरियल है, स्क्वीज्ड है एयर, एयर के बीच में, यहाँ पे वाटर ड्रॉप इन एयर है, और यहाँ पे क्या है, एयर बबल इन वाटर है, वाटर के अंदर पानी हवा का बुलबुला है, लाइक दिस, ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करने ढंग आना चाहिए। सरफेस एरिया इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी बोलो। भीतर भी सरफेस है और बाहर भी सरफेस है। आर अगर रेडियस है तो क्या बोलोगे, भीतर वाला स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस बहुत कम है तो कितनी हो जाएगी बताइए, 8 पाई आर स्क्वायर, श्योर। और यहाँ पे बस एक ही सरफेस है कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ भी सरफेस एरिया कितना हो गया बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी इतना हो गया, ठीक है। तो बनाने में कितना खर्च हुआ, अभी ये था ही नहीं और अभी ये है, तो इतना एरिया बढ़ा ना, तो वर्क डन इसको क्रिएट करने में, वर्क डन कितना आ गया, टी डेल्टा ए, अभी था ही नहीं और अभी है, तो टी तो सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन टी जो कि ऐसे डिफाइंड है, इंटू डेल्टा ए, पहले एरिया 0 थी अब इतनी एरिया है, इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। इसको बनाने में वर्क डन टू कॉन्फिगरेट कितना आ जाएगा बोलो, हाँ कितना बोले, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बनाने में बोलिए वर्क डन टू कॉन्फिगरेट, ठीक है, ये आ जाएगा टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। सोप बबल इन एयर है, ये ऐसा है, ये मटेरियल है बीच में स्क्वीज्ड है, यहाँ पे, और भीतर प्रेशर P1 है और बाहर प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप बताएंगे कौन ज़्यादा होगा, P1 की P2, बराबर होगा, आप बोले बराबर होगा, बताइए क्यों। आपका कहना है कि P1 इज इक्वल टू P2 P0 होगा, किसी और का कहना है कि P1 इज ग्रेटर देन P0 होगा, कि P1 इज लेस देन P0 होगा। हाँ हाँ, बबल इक्विलिब्रियम में है। क्या चीज, क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, क्यों, एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि P1 अगर कम होगा तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर वाला उसको दबा देगा, ऐसा है कि अगर कम होगा तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और अगर ज़्यादा होगा तो
अच्छा एक ऐसा समझते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप ये मान लिए कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और अगर ये ज्यादा हुआ, मेरा कहना है कि दोनों बराबर है, इनका कहना है बराबर है, मैं आपकी ओर से सोचता हूँ कि दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, दोनों बराबर नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना? ठीक है, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये इसको दबा देगा और दबा के एक ड्रॉप में बदल देगा। भाई दबाएगा तो ड्रॉप में बदल देगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ सर, पानी हवा कहाँ जाएगी? हवा तो अंदर रहेगी, क्या ये चीज ड्रॉप में बदल जाएगी क्या? अगर ये ज्यादा हुआ तो इसे ड्रॉप में बदल देगा, भीतर का हवा क्या हो जाएगा? पानी में बदल जाएगा उस दबाव में। माफ कीजिएगा इस बात के लिए, लेकिन मान लीजिए अगर ये ज्यादा है तब क्या होगा? पानी का बुलबुला आप इतना बड़ा बनाए और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब पूरा घर में भर का हो गया। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों इक्विलिब्रियम में है? कौन इक्विलिब्रियम में है? बबल। अगर बबल के इक्विलिब्रियम की आप बात कीजिएगा तब तो बबल का फोर्स डायग्राम ड्रा करना चाहिए। हम ड्रा करके देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ड्रा करके देख लेते हैं। ड्रा करें? तुम ड्रा करोगे? लो करो, लो नहीं तुम करो, लो तुमने कह रहे हो बराबर होंगे, करो। ये कह रहे हैं कि ये P1 P0 बराबर होंगे क्योंकि बबल इक्विलिब्रियम में है। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका FBD बना के उस नेट फोर्स 0 करते हैं। बनाइए वहां पे, इसमें नहीं, वहां बनाओ अपना। इधर बैठो, धनुष बना के बैठा हुआ 40 ग्राम की। हाँ हाँ, P1 P0, हाँ mg। अब देखो मजा है, जरा बाएं हो जाओ ताकि कैमरे को भी दिखे। लेफ्ट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, ऐसे लिखो। अब देखो P1 क्या है भैया? फोर्स है। P1 बाई एरिया फोर्स हो जाएगा। P1 इंटू एरिया फोर्स होता है। P1 इंटू ए और P2 इंटू ए। अच्छा, बढ़िया बात। अच्छा, ये तो आप बात सही बोले। अच्छा, mg क्या है? उस पानी का वेट है। हाँ हाँ, मतलब जो लिक्विड होगा उसका वेट है। तो क्या भीतर जो हवा है उसका वेट का क्या? उसका भी मान लीजिए, चलिए उसका भी लिख लीजिए। हाँ, कहा नहीं, हंस कह रहा हो, क्वालिटेटिवली उसका हवा नहीं होगा। हवा कम समझते हो तुम, अभी तूफान है, भागो घर छोड़ के। लिखो भैया, पानी का वेट m1g हो गया, हवा का वेट कितना होगा? हाँ, नहीं लेंगे, क्यों? सब तरफ भीतर आप बबल की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप खाली उस मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैटर में P1 है और P2 है और mg लग रहा है नीचे, तो हवा लग रही है। तो mg जो है उसका, बबल यहाँ पे है कहीं पे, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो आप कैसे करेंगे? हाँ, वेट भी लग गया। तब तो यार एक बात बताओ, हाँ तो ड्रा करो। P1 एक फोर्स क्या किसी एक खास दिशा में लग रहा है क्या? तीर उधर तुम बनाए हो। हाँ हाँ, तो बनाओ, पूरा बनाओ, काहे काम चोरी कर रहे हो? बनाओ पूरा। ठीक है, बढ़िया बात। अच्छा, उस पानी का भी वेट आप दिखा दिए हैं, बढ़िया बात है। तो यार मुझे लग रहा है P1 P2 अगर बराबर हो गए, डायग्राम में देखो, P1 P2 बराबर हो गए तब तो कैंसिल आउट हो गए और नेट वेट mg के कारण वो नीचे गिरने लगेगा। और तुम कह रहे थे कि इक्विलिब्रियम में है। बबल का शेप इक्विलिब्रियम में है, मतलब बबल नहीं इक्विलिब्रियम में है। हाँ हाँ, अच्छा, किसी चीज का शेप कैसे इक्विलिब्रियम में होगा? जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अब आपको मैं फोर्स लगाता हूं, अब आपका शेप ऐसा है, मैं आपको एक ब्लो करता हूं जोर से एकदम से, तो आप तो पीछे गए, आपका शेप इक्विलिब्रियम में रहेगा। व्हाट डू, अरे अजीब सी बात कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ शेप? आज तक हम पढ़े ही नहीं। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी हम पढ़े, ज्ञान मेरा उतना ही है। इक्विलिब्रियम ऑफ शेप क्या हो गया यार? P1 P2 अगर बराबर हो गए तब तो mg नीचे गिरने लगेगा, वो तो तब तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। और शेप का इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं है, मतलब शेप रिटेन रहेगा, ये तुम कह रहे हो। इसका मतलब कोई भी बबल हवा में अगर है तो वो जो है वो गिरता ही रहेगा नीचे पानी में। लेकिन हम लोग तो देखे ऊपर उड़ता है यार। ले हाँ, तो उसको भी दिखाओ, बैंड फोर्स। बैंड फोर्स भी लग रहा होगा,
अब घन चक्कर हो गया, मतलब कि ऐसा हो गया, समझ गए? तुम जरा किनारे खड़े हो जाओ भाई, 2 ठेका से बैंड फोर्स लगा दिया जी। होना ये चाहिए था, देखो गिनो अब फोर्स कैसे दिखाते हैं। एक तो ये वाला P1 है, P1 है, P1 है, P1 है, P1 है, दूसरा P2 है, P2 है, P2 है, P2 इंटू एरिया, P2 इंटू एरिया हो गया। तो P2 फोर्स प्रेशर ऐसे लग रहा है। पहली बात तो कि तुम ये P1A भी गलत लिखे हो, क्योंकि दिशाएं इनकी अलग अलग है। फोर्स कोई वेक्टर स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं कि तुम सारा फोर्स P1A इधर लगा दिए। तुम इतनी एरिया पे देख रहे हो तो फोर्स प्रेशर उधर लग रहा है, और एरिया तुम पूरी ले रहे हो, वो किधर लग रहा है? हाँ, तो P1A का कोई मतलब नहीं हुआ है। यहाँ पे जो आप P1A ऐसे दिखा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रेशर P2 है, प्रेशर P1 है, हवा का वेट W1 है, इसका वेट W2 है, बाहर से बाइंड फोर्स B लग रहा होगा। मैं इस बबल के इक्विलिब्रियम में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू B, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि एक नायलॉन की बात तुम समझ रहे हो? अच्छा, तुम कह रहे हो कि शेप रिटेन है, यानी हम बबल के इक्विलिब्रियम की बात ना करें, हम शेप के रिटेन रहने की बात करें कि शेप वैसे बना रहे, शेप वैसे बना रहे। तुम ये कह रहे हो कि शेप को वैसे बने रहने के लिए P1 P2 बराबर। पहली बात तो कि हम बबल का इक्विलिब्रियम की बात छोड़ दें, जो तुम बोले थे कि बबल इक्विलिब्रियम में है, हम बबल के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं। वरना फिर अगर एयर को छोड़ भी दीजिए, बबल पे लगने वाले फोर्सेस P1 P2 बाइंड फोर्स और W इतना लग जाएगा, क्योंकि एयर की वजह से ही P1 लग रहा है, एयर का वेट नहीं लेंगे उसमें। P1 तो उसका दिशा अलग, ये अलग, वेट अलग, ये नर्क हो जाएगा वो। बबल के इक्विलिब्रियम की बात नहीं करें, शेप के रिटेन करने की बात करें, ठीक है? तुम कह रहे हो कि P1 और P0 बराबर होंगे, क्योंकि डैश डैश डैश, बताओ क्या? अच्छा, बस बात मतलब कि क्योंकि अभी तक बराबर तुम कह रहे थे क्योंकि बबल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए कह रहे थे। बबल के इक्विलिब्रियम की बात खत्म हो गई, अब आप आ रहे हैं कि शेप रिटेन रहेगा। अब आप बताइए क्यों? हाँ हाँ, लीजिए। मतलब बबल का इक्विलिब्रियम नहीं हो गया, अब शेप के रिटेन होने की बात हो गई। हमने कहा कि P1 P0 के बराबर हो? हाँ, तुमने कहा। हाँ, 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 डी है, डी है, हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ, ठीक है। कौन वो? मास का तुम्हें BD नहीं ड्रॉ कर रहे हो, तुम कभी शेप के रिटर्न की बात करो, कभी मास की बात कर रहे हो। हम मास का FBD थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं, हम तो शेप की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि बराबर है। क्यों? अध्याय कोई बताएगा? बस कर जाएगा। आपके पेट में कभी प्रेशर हुआ है, मतलब गैस गैस बनी है, गैस बनी है, पेट इलास्टिक है, इलास्टिक है, वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। पेट इलास्टिक है तो प्रेशर ज्यादा होगा तो जरूरी है कि ब्रश कर जाए। कभी गैस बनी होगी पेट में तो तुम ब्रश कर गए क्या? तो काहे ये एक्सट्रीम पे बात कर रहे हो यार? P1 बराबर P0 तुम क्यों बोल रहे हो, पहले ये बताओ। अब तुम ही बता के जाओगे, सोचो बेटा। क्यों बोल रहे हो? पहले तो तुम बबल के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बबल के इक्विलिब्रियम की चर्चा ही नहीं करें, हम शेप के रिटेन रहने की बात करें। दूसरी बात, जब तुम शेप की बात करो तो उसमें मास ले रहे हो कि मास का इक्विलिब्रियम। हम बबल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और तुम पहले ही मान ले रहे हो कि P1 P0 के बराबर है, जो कि प्रूव करना चाहिए, और तुम पहले मान ले रहे हो उसको। दरवाजा बंद कर दीजिए भाई साहब, पीछे भागने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, काला जादूगर सब गायब है आज। बोलो बेटा। दरअसल बहुत चौपट तरीके से हम लोग सोचते हैं, जाइए, अत्यंत ही चौपट तरीके से सोचते हैं हम लोग। अगर हमारा पेट इलास्टिक है तो एक शीट भी इलास्टिक है, बबल भी इलास्टिक चीज है, छोटे से मटेरियल से बन के बड़ा हो गया है कि नहीं? वो भी तो इलास्टिक है। एक नायलॉन की शीट मैं दे देता हूं, एक चादर है यहाँ नायलॉन की, अरे चादर आती है ना, ये शीट आती है ना नायलॉन की, शेड्स आते हैं ना,
नायलॉन का दे दिया मैंने। और क्या हुआ, 5 लोग, 2 लोग इधर से धक्का दे रहे हैं और एक इधर से धक्का दे रहा है, ठीक है। या एक चादर ही ले लीजिए नायलॉन की, ऐसी बड़ी ऊंची सी चादर, सबकी ताकत बराबर है, इसकी ताकत भी, इसकी ताकत भी, इसकी ताकत, दोनों इधर से धक्का देते और ये इधर से धक्का देते, तो क्या नायलॉन का शेप ऐसे ही बना रहेगा कि 2 आदमी मिलकर उसको धक्का उधर की ओर देंगे, तो फाइनली नायलॉन का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? एक आदमी इधर से धक्का देगा और 2 आदमी इधर से धक्का देंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ, कैसा होगा? यार ऐसा हो जाएगा, एक आदमी, 2 आदमी इधर से धक्का दे रहे थे और एक आदमी इधर से धक्का दे रहा था, और क्या हुआ कि ये ऐसा हो गया, दो आदमी इधर से धक्का दे रहे थे और एक आदमी इधर से धक्का दे रहा था। आप बताइए क्या ये अवस्था, इसकी शेप, इसका शेप ऐसे मेंटेन रहेगा? रहेगा क्या? 2 आदमी इधर से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इधर से कम लगा रहा है, तो क्या ये अवस्था इक्विलिब्रियम की अवस्था है क्या? अरे भैया वो दीवार नहीं है, वो शेड है जो कि उधर भी दब सकता है, जो कि इधर भी दब सकता है। 2 आदमी इधर से धक्का दे रहे हैं और एक आदमी उधर से धक्का दे रहा है, तो शेप समझ में आ रहा है कैसा होगा इसका? कैसा होगा? ये किधर की ओर दब जाएगा, इधर की तरफ कि उधर की तरफ? स्कूल वाले कत्ल कर चुके हैं, मर्डर। बताइए बताइए, आप मान लीजिए कि एक शेड है, यहाँ पर एक शेड है, प्लास्टिक का एक शेड है, और आप उधर से एक आदमी उधर से धक्का देता है और 2 आदमी हम लोग इधर से धक्का दे रहे हैं, तो शेड क्या वहीं वैसे ही पड़ा रह जाएगा, या फिर क्योंकि इलास्टिक है तो इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, तो किधर की ओर मुड़ेगा? इधर की ओर। हाँ, बोला कौन सा शेप, ए वाला कि बी वाला कि सी वाला? सी वाला। सी वाला शेप होगा क्या? ये होगा क्या? अरे यार होगा भाई, ये तो तुम लोग अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर चुके हो, स्कूल वाले कत्ल कर चुके हो तुम लोग का, ठीक है। नरसंहार बोलते हो उसको, सामूहिक। ये ऐसा होगा भाई, इनकी ताकत ज्यादा है, इनकी ताकत कम। अगर तुम शेड का एफबीडी बनाओगे तो देखो, इधर से लगने वाला फोर्स ज्यादा, इधर से लगने वाला फोर्स कम, ये टी ऐसे और ये टी ऐसे, तो इस टी का जब शेड ऐसा होगा, टी का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो मिलके टी का ये कंपोनेंट प्लस एफ दोनों इसको बैलेंस करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा ना? नहीं समझे बात को? तो शेप जिधर ज्यादा होता है तो धक्का देके उसको अपनी ओर से कॉन्केव कर देता है। बात समझे? अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या रहा होगा? अगर ऐसे धक्का दिया जा रहा है और ये ऐसा है, इधर से भी धक्का है, किसी इतनी एरिया को देख लो, तो क्या होगा? यहाँ से फोर्स, कौन वाला आदमी का फोर्स ज्यादा है, F1 का कि F2 का? इसका शेप उधर की ओर हो गया, इसका शेप अगर बराबर होते तब तो शेप ऐसा होता, F1 इज इक्वल टू क्या होता बोलो? F2 होता, तब ये प्लेनर होता, लेकिन इसका शेप ऐसा हो गया है। इसका मतलब कौन जीत गया, F2 की F1? F1। यार कौन जीत गया? F2 जीत गया, F1 कम हो गया, ताकि ये जो ऐसे है ऐसे है, टी जो सरफेस टेंशन पैदा हुआ, टी और टी का कंपोनेंट और F1 मिलके F2 के बराबर होगा, क्योंकि F2 ज्यादा था तभी ना धक्का देके उसको ऐसा कर दिया। बात समझ में आई? तो यहाँ कौन ज्यादा था, P1 की P0? P1 ज्यादा था तभी धक्का देके ऐसा कर दिया। बात समझे? एक तो बात ये समझे, P1 ग्रेटर देन P0। ना हमें बबल का एफबीडी ड्रॉ करना है और शेप के एफबीडी का कोई मतलब नहीं होता है। हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो हमारा इलास्टिक चीज है किधर की ओर डिफॉर्म हो गया है, किधर की ओर विकृत हो गया है कि नहीं? जैसे यहाँ पे हमने दबाया है तो स्टेप जो प्लेनर होना चाहिए था वो ऐसा हो गया है ना? यानी इधर की हवा का प्रेशर ज्यादा, तो ऐसा हो गया है इधर का, अभी भी वो इक्विलिब्रियम में है। जब तुम बात कर रहे थे P1 P2 के बराबर होने की, तब तुम ये नहीं सोच रहे थे कि जब ये टेढ़ा हो गया है तो यहाँ से टी भी लग रहा होगा। बात समझे? ठीक है।
अब तो पहले तो बात यही हो गई कि यहाँ पे भीतर प्रेशर ज्यादा है। दिस P1 माइनस P0 इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, उतना प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। और वो क्यों ज्यादा है? सरफेस टेंशन की वजह से। होगा क्या, देखिए मैं जो एक हेमीस्फीयर है ना, इसका एक काट लेता हूँ, इसको ऐसे हेमीस्फेरिकल पोर्शन इसका कट कर लेता हूँ लाइक दिस। या मान लीजिए आप, चलिए हेमीस्फीयर ले लीजिए, ठीक है, आप बबल ले लीजिए, ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है, सोप बबल ले लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा हो गया, आधा आपने कट कर लिया, मेंटली आपने आधा कट कर लिया, ठीक है। FBD OBD नहीं बनाना है यहाँ, वो सब चक्कर में पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऐसा है, इसके दो तरीके हैं, जो बेस्ट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो P1 लग रहा है, P1 सब जगहों पे ऐसे, इधर से क्या लग रहा है? P0 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 ऐसे लग रहा है कि नहीं? तो और यहाँ पे ऊपर भी हेमीस्फीयर होगा लाइक दिस, ऐसा है कि नहीं? यहाँ भी लिक्विड है और इसके मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे होंगे और इसके मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे होंगे, ऐसे बोलो। भीतरी सरफेस पे भी और बाहरी सरफेस पे भी। इसका dr इतना छोटा है, थिकनेस इतना छोटा है कि हम इसका रेडियस भी 2 पाई r मान, रेडियस r मान लेंगे, इसका भी r मान लेंगे। तो यहाँ कितना, भीतर वाले पे कितना लग रहा है? एक लंबाई पे कितना फोर्स लगता है? t। 2 पाई r लंबाई पे t इंटू 2 पाई r, और बाहर वाले भी 2 पाई r लंबाई का है, वो भी t इंटू 2 पाई r। टोटल कितना होगा बोलो? t इंटू 2 पाई r एक वाले पे, इंटू ऐसा कितना हो गया? 2 बार हो गया। बात समझ में आई? इनर सरफेस पे t इंटू 2 पाई r, आउटर पे भी t इंटू 2 पाई r, ठीक है। ऐसा हो गया दोनों मिलकर। अब क्या हो गया, आप इसका FBD बना रहे हैं, mg छोड़िए, mg बाइंड फोर्स वगैरह वो सब बैलेंस होगा, पूरा बबल बैलेंस था। फिलहाल देखिए P2 ये हो गया और P1 ये हो गया, सॉरी P0 ये हो गया, P1 ये हो गया। जब कभी भी किसी, जरा इस शीट को तुम फैला दो, काट के फैला दो, इस चादर को जब तुम फैलाओगे तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी बताओ? पूरे स्फीयर की सरफेस एरिया कितनी होती है? 4 पाई r स्क्वायर। हेमीस्फीयर कितनी हो गई? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर एरिया पे हर ओर से कितना लग रहा है बोलो? P1 लग रहा है भीतर से, और बाहर से कितना लग रहा है? P0 लग रहा है। कितनी एरिया पे बोलो? इसकी एरिया है 2 पाई r स्क्वायर, इतनी एरिया पे, है ना? अच्छा ये बताओ, जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इस पे लग रहा था वो ऊपर की तरफ लग रहा था, है कि नहीं? और यहाँ P1 ज़्यादा है P0 से, इधर की तरफ और इधर की तरफ लग रहा है। P1 माइनस P0 इधर और P1 माइनस P0 इधर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस्ड हो गए, नेट किधर आ गया? नीचे। तो नेट नीचे आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? P1 माइनस P0 इंटू कितना बोलो? 2 पाई r स्क्वायर। क्या ये बात सही है? देखना जरा, बोलो क्या ये बात सही है? सही है? अच्छा, रेडिएशन प्रेशर आप पढ़े होंगे, आपको 2-3 चीज़ हम बता देते हैं। अगर कभी, जैसे ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे आप इधर से एयर ब्लो कीजिए, इधर से एयर आती है बहती हुई और इससे टकराती है, ठीक बात है। यहाँ तो प्रेशर ऐसे एक्ट करेगा, यहाँ प्रेशर ऐसे एक्ट करेगा, और यहाँ प्रेशर ऐसे एक्ट करेगा, हर जगह रेडियली इनवर्ड होगा, है कि नहीं? तो हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। अगर कोई स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और इधर से लाइट आ रही है, और यहाँ स्क्रीन है, तो आपको स्क्रीन पे क्या शेप दिखेगा बताइए? सर्कुलर, सर्कुलर दिखेगा। क्या दिखेगा? डिस्क दिखेगा। स्फीयर का शैडो क्या बनता है? सर्किल, है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे, यहाँ से कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है कि फोर्स इस तरह से आ रहा है, पी फोर्स ऐसा आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि यार कुछ इस तरह से देखो,
कि यहाँ पे P अगर ऐसे, यहाँ पे ये अगर ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका नॉर्मल इधर हो गया, और ये जो यहाँ पे आ रहा है इसका नॉर्मल इधर हो गया, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नॉर्मल इधर हुआ, इसका नॉर्मल इधर हुआ, ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है और ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है, ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है। अब ये तो आप एक जगह पे देख रहे हैं, लेकिन अगर ये स्फीयर है तो ऐसा होगा, ऐसे लाइक दिस, ऐसे लगा यहाँ पे, यहाँ तो नॉर्मली लग गया, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे जब आप फोर्स देखिएगा, यहाँ पे एक पैच लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ मैं एक पैच बना लेता हूँ, ठीक है, इस स्फीयर पे, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स, अगर मान लीजिए प्रेशर तो हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है, ऐसे नॉर्मली एक्ट करेगा इसी का काउंटर पॉइंट इधर होगा, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा और इसका जो ये कंपोनेंट होगा, वो दोनों तो बैलेंस हो गए। नेट क्या होगा बोलिए? नेट आपको क्या, नेट इधर ही मिलेगा। या तो आप प्रेशर को तोड़िए या फिर एरिया को तोड़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगने वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये एरिया है, प्रेशर ऐसे लग रहा है, ऐसे जा रहा है, इस एरिया के दो कंपोनेंट हो गए। देखिए इस एरिया के दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे लग रहा था। तो एक तो आइडिया है कि प्रेशर को ही हम ब्रेक कर लें और देख लें कि नेट फोर्स इधर लग रहा है। दूसरा है कि प्रेशर ऐसे आ रहा है, एरिया ऐसे है हमारा, जिस एरिया पे लग रहा है ये, है कि नहीं। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए डीएस के, एक प्लेन में, इस एक इस प्लेन में। क्या ऐसे वाला कोई काम का है क्या हमारे? नहीं ना, तो प्लेन के ऊपर से गुजर जा रहा है, तो फोर्स लग नहीं पा रहा है, टेंजेंशियल है। ऐसे वाला काम का है, यदि तुम बात समझे। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसी हालत में, इसका सारा एरिया का जोड़ जो कि एक डिस्क बन जाएगा, चुपचाप हमें P इंटू क्या कर लेना चाहिए, पाई आर स्क्वायर करना चाहिए। मेरी बात समझे। जैसे एक सिलेंडर है, मान लो एक सिलेंडर है, ऐसा समझ लो, ऐसा प्रॉब्लम बन सकता है कि एक सिलेंडर से रखा हुआ है, ठीक है, और ठीक ठीक बीचों बीच लटका हुआ है, यहाँ पे बंधा हुआ है। यहाँ मैंने एक मास लटका दिया, सिलेंडर का अपना भी मास रहा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। यहाँ मास लटका दिया और यहाँ पे मैंने एयर ब्लो करा दिया, ठीक है, वेलोसिटी v से, डेंसिटी ऑफ एयर रो है, ठीक है। इसका लंबाई, ये जितनी लंबाई पे गिर रहा है, जितनी लंबाई पे, वो लंबाई L है, ठीक ना, या X है, ठीक है, और इसका रेडियस R है। तब आप क्या कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर ये सिलेंडर अगर इक्विलिब्रियम में है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना टॉर्क ये दे रहा होगा, उतना ही इसका जो थ्रस्ट लग रहा होगा उसका टॉर्क दे रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना लगेगा, अब आप सोचिए, सिलिंड्रिकल चीज है, ऐसे आ रहा है, तो या ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। प्रेशर को तोड़ने की बजाय हम किसको तोड़ लें, एरिया को तोड़ लें। तो हम कहते हैं कि ऊपर से उस प्रेशर फोर्स के, उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जितनी एरिया है, तो जब आप इसको देखिएगा तो परपेंडिकुलर, इसको आप क्या देख रहे हैं, ये है तो सिलिंड्रिकल, है L है, क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, रेक्टेंगल, R इंटू एल। तो आप क्या बोलिएगा कि R इंटू एल, ठीक है, R इंटू एल, ये यहाँ पे ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, 2R ना, ये तो ये R है, तो ये कितना हो गया, 2R हो गया, और L तो कितना हो जाएगा बताइए। अब 2R इंटू एल एरिया पे, 2R L एरिया पे गिर रहा है, तो कितना बताते हैं आप, थ्रस्ट कितना होता है, थ्रस्ट वाज इक्वल टू कितना, रो ए वी स्क्वायर, ये क्या था, एरिया, और एरिया कितना हम लोग लिख देंगे, 2RL। मेरी बात समझे। अब उसका ठीक ठीक सेंटर ऑफ मास इस जितने पे लग रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेना और उससे टॉर्क ले लेना, इसके अबाउट ये हो सकता है। यानी मैं ये सिखा रहा हूँ, जब भी किसी कर्व पोर्शन पे, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो स्फीयर हो, अगर कोई पैरेलल बीम पड़ती है तो क्या कर लेना चाहिए, उस पैरेलल बीम का वो क्वांटिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया वो ले लेते हैं, बजाय हम फोर्स को तोड़ने के किसको तोड़ लेते हैं, एरिया को तोड़ लेते हैं। आप मेरी बात समझे। तो यहाँ पे जो आप 2 पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं ना, लग तो ये ऐसे रहा है, लेकिन क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि P1 ऐसा सीधा कर, इसको सीधा कर दिए, जब आप इसको सीधा कर दिए हैं तो एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो ही गई है, जितनी पहले थी, भीतर वाली बाहर वाली। लेकिन सारे फोर्सेस ऐसे थोड़ी जुड़ेंगे कि P1 माइनस P0 इंटू इतनी एरिया। क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे आ रहा है तो आप बताइए, अगर लाइट ऐसे आ रही थी
तो कितना एरिया लेंगे इसका, कितनी एरिया लेंगे, कितनी एरिया पे लग रहा है ये एक डिस्क मिलेगी पाई आर स्क्वायर एरिया पे। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे करना ये बात गलत होगी। 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है तो यहाँ पे इधर लग रहा है और यहाँ पे इधर लग रहा है, दोनों का एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 पाई आर स्क्वायर करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फिर तब मिलेगा आपको वो वाला जो कैंसिल हो रहा था वो भी स्केलरली वैल्यू मिल जा रहा, जो कि गलत था। इसलिए कभी भी ऐसा हो तो प्रोजेक्टेड एरिया लेनी चाहिए। कितना लीजिएगा, P1 माइनस P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस बॉडी पे प्रोजेक्टेड एरिया इतनी होगी, इतना फोर्स नीचे की तरफ और इतना फोर्स ऊपर की तरफ, इसको इक्वेट कर दो। ये फोर्स क्यों पैदा हुआ, एक्सेस प्रेशर की वजह से, और ये फोर्स क्यों पैदा हुआ, सरफेस टेंशन की वजह से। आधे पार्ट का FBD बनाए, एक्सेस प्रेशर के द्वारा जो डिफरेंस था फोर्स में उसने बैलेंस किया किसको, सरफेस टेंशन वाले फोर्स को। तो कितना हो जाएगा बोलिए, T इंटू कितना 4 पाई आर इज इक्वल टू कितना, डेल्टा P इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कैंसिल हो गया, डेल्टा P कितना आ गया बताइए, 4T बाई स्मॉल आर। ये हो गया 4T बाई, हाँ कितना 4T बाई आर ना, 4T बाई आर। इसका मतलब ये हो गया, कितना आया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सोप बबल है तो सोप बबल के कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। सोप बबल है, बाहर P0 है, भीतर कितना हो जाएगा, P0 प्लस 4T बाई आर, ठीक है। अगर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, तो बाहर P0 है तो भीतर कितना हो जाएगा, P0, तब तो ये ज़्यादा है, P0 प्लस 2T बाई आर, क्योंकि इसका एक ही सरफेस है ना, क्योंकि इसका एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है तो यहाँ 2 से गुणा नहीं करोगे, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही लोगे बस 2T बाई आर। अगर इसका एक ही सरफेस होता, सिर्फ वाटर ड्रॉप होता, तो सिर्फ बाहरी सरफेस लेते T इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और क्या है कि अगर पानी के अंदर क्या है, एयर बबल है, तब क्या करोगे, यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ बाहर P0 है, H गहराई पे है तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। अब भीतर गए तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच प्लस कितना 2T बाई आर ना, एक ही सरफेस है ना, 2T बाई आर। तो ये है कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अच्छी बात है। पहली तो बात यही नहीं समझ में आती कि प्रेशर ज़्यादा किधर है। इलास्टिक चीज़ है, जिधर सरफेस घूम गया होगा, इधर से दब गया है, जिधर सरफेस दबा होगा, इधर से दबा होगा, उधर प्रेशर ज़्यादा होगा। और बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है। कहेंगे इक्विलिब्रियम में क्यों होगी अगर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि T भी आ जाएगा। बात समझे, ऐसा है, ठीक है, लिख लीजिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो हम इस तरीके से और समझा। तुम इसको ऐसे समझो, ठीक है। देखो मान एक हम एक बात कर रहे हैं कि ऐसा हमारा स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, ऐसा हमारा हेमीस्फीयर है। इधर से मैंने P फोर्स लगाया है रेडियली, ऐसा फोर्स लगा है रेडियली, ऐसे फोर्स लग रहा है रेडियली, ठीक ना, P। तो एक बात बताओ, यहाँ जो एरिया A है DA, इस एरिया को क्यों ना हम तोड़ लें। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी एरिया DA है, इसी का काउंटर पॉइंट ये है, इस वाले यहाँ से प्रेशर P लगा रहे हो, डेल्टा P। मैं कह रहा हूँ कि P1 माइनस P0 इज डेल्टा P, वो ऐसे लग रहा है, तो ऐसे DA पे लग रहा है और ऐसे DA पे लग रहा है। यहाँ भी डेल्टा P किस पे लग रहा है, DA पे लग रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे बोलो, तुम्हें पता है कि डेल्टा P का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल है और डेल्टा P का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल है, नेट इधर मिल रहा है। लेकिन बेहतर क्या होता है, हम डेल्टा P को तोड़ें कि एरिया को तोड़ लें। एरिया को तोड़ लेता हूँ डेल्टा P की दिशा में। डेल्टा P को जब मैं DA को तोड़ता हूँ तो ऐसा मिल जाएगा, जो ऐसा एरिया है इतना, वो ऐसे और ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और प्रेशर कैसे ऐड कर रहा है, प्रेशर ऐसे ऐड कर रहा है। प्रेशर को भी तोड़ो, ठीक है, P1 DA, F ले लो, F DA,
एफ डी ए कॉस थीटा। तो ठीक है ना, एफ डी ए, तुम ये बात समझो, यहाँ से थीटा पे, यहाँ से थीटा एंगल पे लग रहा होगा। अब तुम ऐसे समझो कि डी ए एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। सिमिलरली इधर भी डी ए एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। इतनी तो बात तुमको समझ में आ गई। P1 माइनस पी नॉट इधर है और P1 माइनस पी नॉट इधर है, उसे मैंने डी एफ कर दिया, फोर्स कर दिया, डी एरिया पे इधर और डी एरिया पे इधर, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, राइट। तो डी ए को तोड़ता हूं तो ये एरिया कितनी आ जाएगी बोलो, डी ए कॉस थीटा, और ये एरिया कितनी आ जाएगी बताओ, डी ए कितना, साइन थीटा। हमने एरिया को तोड़ लिया, ठीक है, और फोर्स जो है मैंने वही रहने दिया, ये फोर्स और ये फोर्स। इसी तरह उधर भी तोड़ लोगे तुम, ऐसे और ऐसे, ये फोर्स और ये फोर्स। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो गए, ये दोनों फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। अब ये जब करोगे फोर्स एफ, फोर्स को तुमने वही रहने दिया है, एरिया को ब्रेक किया है। जब ऐसा करोगे तो क्या फाइनली क्या मिलेगा, हर डीए का प्रोजेक्टेड एरिया, हर डीए का प्रोजेक्टेड एरिया है कि नहीं। मेरी बात समझे, नहीं समझे। एफ को वही रहने दिए, डीए को तोड़ दिए वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल वाले बैलेंस हो गए और हॉरिजॉन्टल में एफ इंटू जो एरिया ये वाला किया प्रोजेक्टेड एरिया, टोटल एरिया ऐसे सब सारे एरिया का, यहाँ के एरिया का ये कंपोनेंट, यहाँ के एरिया, तो फाइनली वो क्या मिल जाएगा, नीचे डिस्क मिल जाएगा। तो एफ इंटू कितना हो जाएगा बोलो, एफ इंटू पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या पा जाओगे तुम, डिस्क पा जाओगे, तो तुमको मिल जाएगा। वो ऐसा लगेगा जैसे कि एफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर। वहाँ गलती होती है, वो नहीं करना चाहिए, लिख लीजिए। चलिए कल मिलते हैं। कल जो भी आप होमवर्क किए उसको ले आए, EMI, AC और क्या था, हाँ SHM, रोटेशन की वीडियो चल